नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के फेसबुक लाइव में और यूट्यूब चैनल लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्त्री विमर्श के तहत अंग्रेजी में आई एक किताब, बहुत चर्चित किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर हिंदी में अभी तक कुछ लिखा नहीं गया, कम से कम मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा है और ना ही कहीं मैंने चर्चा सुनी है। जबकि इस विषय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, इस किताब पर बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। तो किताब अंग्रेजी में है, अभी अनुवाद संभवतः नहीं आया है हिंदी में। किताब का नाम है व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू वुमन और लेखक है इनकी प्रोफेसर वंदना सोनलकर। हालांकि वंदना जी की ये किताब 2021 में आई थी, लेकिन मौजूदा समय में जब भारत में एक विशेष धर्म समाज से लेकर सत्ता और सिस्टम को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है और सफल भी हो रहा है, तब वंदना सोनवलकर जी की जो किताब का है शीर्षक मैं हिंदू औरत नहीं हूँ, बतौर घोषणा अपना महत्व सिद्ध करता है और अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करता है। वंदना जी की किताब को हम उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू वुमन, ऐसा वो इस शीर्षक का मतलब क्या है और उसको किस तरह से वो देख रही है, इसके पीछे क्या डिस्कोर्स है, क्या समझ है। तो हम वंदना जी से ही इस पर बात करेंगे। हमारे साथ संजीव चंदन जी हैं, वंदना जी हैं और हम दोनों को स्क्रीन पर लाते हैं और आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी मनोरमा जी, शुक्रिया। तो हम लोग आपने एक सवाल तो शुरू इंट्रो में ही रख दिया है और हाँ। इसके रेलेवेंस पे भी बातचीत कर ली। तो हम लोग उसी सवाल से शुरू होते हैं और वो किताब का मूल थीम भी है। तो हमारे साथ चूंकि वंदना जी खुद साथ में हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए वो बताएं कि क्यों ये घोषणा है और वो उनसे ही सुने तो बेहतर है। जी वंदना जी। जी सच बोले तो ये एक सवाल मुझे पब्लिशर से भी पूछा गया था कि जो एक दो किताबें तब तक आई थी, एक तो कांचा इलाया, मैं बीच में रोक रहा हूँ, ये किताब है, थोड़ा बता दूं। और जी इंग्लिश में किताब है, 350 रुपये इसका मूल्य है और इसको छापा है विमेन अनलिमिटेड ने, जो कि एक एसोसिएट प्रकाशन है काली फॉर वीमेन का। काली फॉर वीमेन के नाम से या उर्वशी बुटालिया के नाम से लोग परिचित होंगे। जी वंदना जी। हाँ, तो विमेन अनलिमिटेड ये फेमिनिस्ट पब्लिशर्स हैं और उनसे सच बोले तो ये प्रपोजल आया था कि जो कई लोग कह रहे हैं तब तक कांचा इलाया का व्हाई आई एम नॉट हिंदू ये भी आया था और शशि थरूर ने व्हाई आई एम हिंदू ये भी लिखा था। और हम पीछे जाएंगे और मैंने मेरी किताब में इसके बारे में भी लिखा है। बर्टन रसल जो एक रैशनलिस्ट थे इंग्लैंड के, उन्होंने व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन ऐसे 1920s में किताब लिखी थी। और उस समय सच बोले तो यूरोप में भी क्रिश्चियन धर्म ज़्यादा चल रहा था और ज़्यादा लोग खुद को क्रिश्चियन कहने वाले थे। और उस समय वो एक रैशनलिस्ट पोजीशन लेकर मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ ये बताते हैं। और उनके कारण दो तीन है। एक तो उनका कहना है कि हम अगर हमारी नैतिकता, शायद ये हिंदी में शब्द, मराठी में हम जब नैतिकता बोलते हैं, नीति सिर्फ एक धोरण, एक पॉलिसी इस अर्थ से नहीं, हिंदी में भी मैम मोरालिटी से ही जुड़ता है। हाँ, तो ये मोरालिटी हर चीज में उसको डाल सकते हैं। एथिक्स के तौर पर, कंडक्ट के तौर पर, कानून में भी, मतलब सत्ता में भी, सभी जगह में मोरालिटी हम डाल सकते हैं। दोनों अर्थ में मराठी में भी है। और रसेल ऐसे कहते हैं कि हमारी मोरालिटी अगर
कुछ हमें पनिशमेंट हो, इसके ऊपर अगर बेस्ड है, हम स्वर्ग या नरक मिलेगा इसलिए हम अच्छे बुरे कार्य करते हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। एक तो ये उन्होंने एक सवाल सामने लाया है कि एक पर्सनल मोरालिटी, ये हमारे खुद के वैल्यूज, हमारे मूल्यों के ऊपर आधारित होना चाहिए। मैं जस्ट ये मेंशन करती हूँ क्योंकि मैंने भी ये चर्चा थोड़ी आगे ली है मेरी किताब में। कांचा इलाया का आर्गुमेंट थोड़ा सा ऐसा है कि वो जो बहुजन जाति में जन्म लेते हैं, तो उनको उनके बचपन में महसूस जो होता है वो एक धर्म का भाग होना महसूस नहीं होता, लेकिन एक जाति का हिस्सा होने के बारे में उनको समझ में आता है। और उनकी जाति एक आर्टिजन जाति है जो हाथ से काम करती है वगैरह वगैरह, और एक जाति की कम्युनिटी है। वो उनकी जाति गरेड़िया जाति है हिंदी में। जी। तो ये इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट है उसमें उनके लिखने में। मैम आप यहाँ पर इस चीज को मतलब नोटिस करवा रही है कि जो जाति के मतलब जन्म की जो जाति है उसके आधार पर भी धर्म को देखने का एक नजरिया जो है वो है या होता है वो। जी हाँ, वो एक फर्क है आपके देखने में और कांचा इलैया जी के देखने में। नहीं, ये फर्क मैं नहीं कहूंगी, लेकिन फर्क ये रहेगा कि मैं एक औरत के पोजीशन से लिख रही हूँ, और मेरी किताब में भी जाति का सवाल मैंने काफी लिया है पहले ही चैप्टर से। औरत भी और बॉर्न अपर कास्ट, वो बॉर्न अपर कास्ट, ये फर्क यही कहना चाह रही थी। ये फर्क है, कहना चाह रही थी जब नजरिए के फर्क की बात करी थी जाति में, मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर एक स्त्री और अगर अपर कास्ट है तो, और जो कांचा इलैया जी की जो है वो ठीक है पुरुष है, लेकिन ओबीसी जाति से है। हाँ, ये दोनों फर्क महत्वपूर्ण है, क्योंकि और मैं ऐसे भी कह रही हूँ कि अपर कास्ट औरत होने के हिसाब से बहुत लोग जो लिखते हैं तो अपने प्रिविलेज के बारे में कुछ नहीं लिखते और अंधे रहते हैं इसके बारे में। लेकिन मेरी खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस में, पहले तो मेरा बचपन तो भारत के बाहर ही गुजरा गया, लेकिन आने के बाद क्योंकि मैं 30 साल मेरे जिंदगी के 30 साल के से ऊपर औरंगाबाद जैसे शहर में रही, जहाँ का समाज थोड़ा सा पिछड़ा है और जहाँ जाति का सवाल बहुत ही नजर में आता है, ऊपर रहता है, छिपा हुआ नहीं रहता और एक्सट्रीम रहता है। जैसे आपने मैडम लेकिन वो जो आप कह रही हैं उस वहां पे पहले थोड़ा सा लोगों से बात करना चाहेंगे कि आपने ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की को खास करके एक 3-4 सेक्शन है, वो सेक्शन भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में लोगों को कि आपने 3-4 सेक्शन में इस किताब को बांटा है, लिखा है। तो उसमें ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की को आपने मूल कारण के तौर पे चिन्हित किया है, और हिंदुइज्म के भीतर जो मिलिटेंट आइडियोलॉजी है और उसकी जो मिलिटेंसी बढ़ी है पॉलिटिकली भी, वो सबको आपने कारण के तौर पे रखा है। तो आप वहाँ जो आप जिस फैमिली में बॉर्न हुई, वो आपने ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की को अपने परिवार के भीतर कैसे आपने देखा, पहले इस पर बात करते हो, चूंकि वही आपका पहला चैप्टर भी है, इंट्रो में भी मेरा पहला चैप्टर ये है। और मैम आगे बढ़ने से बस एक लाइन और, जो आप जब पहला सवाल का ओपनिंग टिप्पणी कर रहे थे, रिमार्क कर रही थी, तो मेरे ध्यान में आया कि मतलब कहीं रेफरेंस में आपके उसमें वो भी भगत सिंह की भी किताब थी, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, उसका भी वैसे रेफरेंस में नहीं लिया है मैंने ये, लेकिन आप कहती है वो इन्होंने रेफरेंस में नहीं चर्चा की, व्हाई आई एम नॉट अ मुस्लिम, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू,
जो कांचा वाला है। और वाया में हिंदू ये भी रेफर किया है। ठीक है। लेकिन दो बातें यहाँ शुरुआत में ही कहनी जरूरी है। एक तो ये है कि मैं इसका सबटाइटल, इस किताब का सबटाइटल व्हाई आई एम नॉट ए हिंदू वुमन, अ पर्सनल स्टोरी, ऐसा लिखा है। और मैं एक अपर कास्ट औरत हूँ जो अलग अलग जगह भारत में जिंदगी काटी है मैंने, और एक उम्र के हूँ, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मुझे जो हिंदुइज्म के बारे में समझ गया उसके बारे में, इसलिए मैं मेरे विचार और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस इनको जोड़ के मैंने ये किताब लिखने की कोशिश की। दूसरी बात यह है कि जो अभी संजीव जी कह रहे थे कि हिंदुत्ववाद और उस जो एक आजकल हम पावर में जो रेजिम है और हम जो देखते हैं उसका चेहरा आज कैसा है, उसको हम हिंदुत्व कहते हैं। और मैंने पॉलिटिकल हिंदुइज्म ये भी बोला है उसको। लेकिन मेरा जो क्रिटिसिज्म है वो सिर्फ इस एक्सट्रीम एग्रेसिव पॉलिटिकल हिंदुइज्म के बारे में नहीं है, लेकिन डेली प्रैक्टिस ऑफ हिंदुइज्म में भी मुझे कई कॉन्ट्रडिक्शंस लगती है। और एक औरत होने के नाते से जो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की बोलते हैं, तो उसमें जात भी आती है और औरतों को कम जिसकी वकालत शशि थरूर कर रहे हैं जिस हिंदुइज्म की, उसके विरोध में भी आप लिख रही हैं। क्योंकि शशि थरूर का यही कहना है कि ये एक्सट्रीम हिंदुइज्म को हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी मैं हिंदू हूँ, इसका गर्व मुझे है। तो वो जो डेली लाइफ में हिंदुइज्म है उसके बारे में भी, उसमें भी जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, और ज्यादा करके अतुल पेटे को रेफरेंस दिया है आपने। हाँ, अतुल पेटे तो एक प्रोग्रेसिव राइटर है, एक प्रोग्रेसिव फिल्म मेकर माने जाते हैं। वो खुद ब्राह्मण जाति के हैं, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो पोजीशंस लेते हैं, एक अपने अपर कास्ट बैकग्राउंड के बारे में वो अंधे जैसे है, इस तरीके से वो उसकी चर्चा भी नहीं करते, जिसको आपने नोट किया है जी। हाँ। वो जब लिख रहे होते हैं कि हमारे घर में बहुत बेनिवोलेंस था, और तो वो सब आपने नोट किया। और जी, और मैडम एक चीज जोड़ दूं उसमें साथ में कि इधर हिंदी पट्टी में भी खास करके और कांग्रेस का ये डिस्कोर्स साथ साथ आया है। ये हिंदुइज्म और हिंदुत्व को लेके बड़े बड़े शोज हुए, कई सारे चैनलों में शोज हो रहे हैं। तो ये ऐसा शो किया जा रहा है कि हिंदुइज्म कुछ अलग हो, हिंदुत्व कुछ अलग हो। हिंदी के बड़े बड़े बौद्धिक भी ऐसा कर रहे हैं जी। ये थोड़ा सा एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि एक तो हिंदू वोट को तो मिलना चाहिए कांग्रेस को, ऐसा उनको लग रहा है, और दूसरी साइड को जिस तरीके से हिंदुत्व का उपयोग किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के पॉलिटिक्स में, उसका भी विरोध करना है। तो ये डिस्टिंक्शन, इसीलिए शशि थरूर भी ऐसे लिखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक जातिवाद है और जिसको जो पेट्रियार्की से भी, एक पुरुष सत्ता और पितृसत्ता से बहुत डीपली जुड़ा हुआ है, वो हमारे डेली प्रैक्टिस को, हमारे अस्तित्व को, हमारे खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं, हम धर्म का प्रैक्टिस कैसे करते हैं, इसमें सब ये जाति और पेट्रियार्की आती है। और इसीलिए मैंने इस किताब में इसके बारे में बोला है। आप बोले थे कि मेरे जो चैप्टर्स है उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा कह सकते हैं शायद। वो डिटेल देना थोड़ा सही रहेगा जी। आप बोलना चाहें तो आप बताएं या मैं बता देता हूँ? मैं बता सकती हूँ। आप भी बताइए, क्योंकि आपको क्या समझ में आया ये भी मुझे अभी तो 5 चैप्टर की बात है, बाकी तो 5 चैप्टर
जी जी, तो एक तो इंट्रोडक्शन है, उसके अलावा द हिंदू फैमिली है, इसमें ये अपने परिवार के बारे में बात, और बड़ा उसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन है, वो अभी मेरा अगला सवाल आएगा। तो ये फैमिली की जर्नी, और फैमिली के भीतर जो एक पैट्रियार्की काम कर रही है, माँ पिता के संबंध, बच्चों के साथ संबंध, और एक अपर कास्ट सीकेपी से आती हैं, कायस्थ महाप्रभु महाराष्ट्र में कहलाता है। तो लगभग सीधे सीधे नहीं, लेकिन इधर जो कायस्थ हैं उत्तर भारत में, हालांकि वो एकदम से सिमिलैरिटी नहीं है, तो उसको एक्सप्लोर करती है। पावन ब्राह्मण्स, वो सीकेपी का मतलब पावन ब्राह्मण नहीं, अच्छा, सीकेपी है वो, सीकेपी। और दूसरा वो प्रोग्रेसिव, वैसे ही जैसे कायस्थ उत्तर भारत में प्रोग्रेसिव, थोड़ा अर्बन, और वो तो उसी तरह की जाती है सीकेपी, जिससे बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे आते हैं। और हिंदू राष्ट्र एंड वार हिस्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो दूसरा चैप्टर है। इसमें उस पे हिंदुइज्म के भीतर जो इनबिल्ट युद्धोन्माद है, युद्ध को लेकर के जो आइडियोलॉजी है, युद्ध को जस्टिफाई करते हुए आइडियोलॉजी है, पुश करते हुए आइडियोलॉजी है, तो उस पर बात होती है। फिर है हिंदुइज्म एंड अदर रिलीजन, इसमें दो चीजें करती हैं ये, एक तो दूसरे धर्मों के लोगों से जो ये मिली हैं, तो उस पर बात करती हैं, और इसके अलावा हिंदुइज्म का अपना रिश्ता अलग अलग धर्मों के साथ कैसा रहा है, उस पर बात करते हैं। ज्यादा करके हिंदुत्व का जो रिश्ता तैयार हो रहा है, हमने यहाँ तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व को एक मानकर अभी फिलहाल चलेंगे। हम तो मानते हैं, पर्सनली मैं भी, और स्त्री काल का भी पोजीशन है। कास्ट एंड एंटी कास्ट, ये एक चैप्टर है जिसमें वो डिस्कस करती हैं कि वो जाति के मुद्दों को पे बात करेंगी, और द वायलेंस ऑफ हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व, ये 5वां चैप्टर है। तो पहला चैप्टर इनके परिवार को लेकर के है, और उस पर थोड़ी सी आप बात करेंगे तो ज्यादा, एक बीइंग अपर कास्ट हिंदू वुमन, आपने क्यों डिनाई किया, वो ज्यादा चीजें जो हैं। और मेरा भी सवाल इससे मतलब कि जुड़ा हुआ है, तो मैं साथ में उसको भी ऐड करती हूँ मैम। वो ये कि जैसे शशि थरूर की किताब में उन्होंने इसको नोटिस कराया है कि हिंदू के लिए हिंदू होने के लिए हिंदू होना मतलब धार्मिक होना जरूरी नहीं है, यानी कि नास्तिकता का भी उसके अंदर जो एक मतलब है, मतलब एक नास्तिक कहने का मतलब वो हिंदू हो सकता है, लेकिन वो नास्तिक हो सकता है, वो मानने की तो बल्कि मनोरमा जी, उन्होंने एक लाइन लिखी है अपने पिता से तुलना करते हुए, भाई से तुलना करते हुए, हाँ। और बाकी बातें करते हुए वो, और शंभू जी कह रहे हैं कि वंदना जी को पहले सुन ले, हम लोग उनको बात कहने दीजिए, तो जरूर कहने देंगे, लेकिन हम बातचीत को एक दिशा देना चाहते हैं। तो क्योंकि आपने पहले चैप्टर का जिक्र करते हुए परिवार की तरफ वो किया है, तो यहाँ पे वो जरूरत और रेखांकित भी करना जरूरी है। हम अभी क्या है मनोरमा, कि हम लोग राष्ट्रवाद के उसमें फंस सकते हैं, अभी जो मिलिटेंट राष्ट्रवाद है, तो उस पर बाद में आएंगे। पहले किताब का जो एसेंस है हिंदुइज्म को लेके, वो ज्यादा, इसलिए एक दिशा दे रहे हैं शंभू जी, और वो है एक वाक्य इनका उसी चैप्टर में, पुरुष सब कुछ हो सकता है, नास्तिक भी हो सकता है, विधुर भी हो सकता है, बांझ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन स्त्री को यह सुविधा नहीं है, हिंदुइज्म इसके इजाजत नहीं देता। तो मैडम उसको पहले आप परिवार के माध्यम से उसको क्लियर। जी ठीक है। मैंने परिवार के बारे में ऐसे भी कहा है कि मेरा परिवार वैसे टिपिकल परिवार नहीं है। हिंदू अपर कास्ट परिवारों को देखा तो एक तो मेरा बचपन भारत के बाहर गुजरा गया, और बल्कि मेरा जन्म 47 के बाद हुआ है, 50s में हुआ है, लेकिन फिर भी सिंगापुर में हम थे, वहाँ ब्रिटिश रूल का भी थोड़ा सा अनुभव आया है, और एक वहाँ एक इंडियन कम्युनिटी भी थी जिसमें तमिल लोग ज़्यादा थे, तमिल भाषा ज़्यादा बोली जाती थी, और बिजनेस कम्युनिटी में सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती काफ़ी लोग थे। मेरे पिताजी बैंक के ऑफिशियल थे, इसलिए इन बिजनेस कम्युनिटीज़ के साथ उनका आना जाना होता था, और उनका सोशल लाइफ भी वैसे रहता था। और इस माहौल में मैं जैसी बड़ी हुई, उस समय मैं 8 साल की थी, तो एक जो घटना घड़ी, वो मेरे पिताजी का एक अफेयर शुरू हुआ एक दूसरी औरत से, और
उस औरत को भी घर में लाया गया और वो ब्राह्मण औरत थी। मैंने ये एक्सप्लोर किया है, मेरे उस समय की भावनाएं, और उसके साथ मैंने मनुस्मृति की कई कोटेशंस जोड़े हैं, क्योंकि एक पुरुष, शादीशुदा पुरुष भी दूसरी औरत के साथ संबंध रख सकता है, दूसरी बीवी भी कर सकता है। वो बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती, लेकिन वो औरत कौन सी जाति की है ये इम्पोर्टेंट कहा जाता है। और पहली औरत तो पहली आपकी बीबी तो आपकी जाति की होनी चाहिए, और बाद में आप नीची जाति से किसी के साथ विवाह या संबंध रखे तो भी चलता है। लेकिन हम सीकेपी थे, हम खुद को क्षत्रिय मानते हैं, और ब्राह्मण तो नहीं है, और इस ब्राह्मण औरत के साथ उनके संबंध थे, और वो उनको कुछ नहीं लगा कि हमारे घर में वो आके रह रही थी, मेरी माँ होने से भी। तो इसमें मुझे लगा कि मेरे पिताजी का जो एक पेट्रियार्कल पावर था कि वो कुछ भी कर सकते थे, वो इस औरत को हमारे घर में ला सकते थे। उस औरत को भी कुछ नहीं लगा कि मैं इंट्रूड हो रही, मैं एक परिवार के अंदर आके कुछ गलत कर रही हूँ। और उसमें एक थोड़ा सा ब्राह्मणिकल मुझे ये भावना दिखती है, एक ब्राह्मणिकल कॉन्शियसनेस उसमें अब गोइंग बैक दिखता है। और रिलीजन के बारे में फिर मेरी माँ जो ज़्यादा रिलीजियस थी, मेरे पिताजी तो एथियस्ट थे, मेरे पिताजी नास्तिक थे, और मेरी माँ तो हमेशा पूजा करती थी वगैरह। पिताजी के नास्तिक होने का हमारे सब बच्चों के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा, और एक स्केप्टिकल होना, एक सवाल पूछना। वो जब मेरी माँ पोथी पढ़ती थी, वो पुराण कथा के बारे जो पढ़ते हैं ना पूजे के वक्त, उसके बारे में भी मेरे पिताजी कभी कभी मजाक उड़ाते थे कि ऐसी जो कथाएं हैं उसमें तो क्या क्या आप देख रहे, आप अडल्टरी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब बातें हैं, और आप क्या ये रिलीजियस बुक्स बोलकर पढ़ रही हो। ऐसे बातें चलती थी हमारे घर में। और जब ये अफेयर होने के बाद तो मेरी माँ ने रिलीजियस प्रैक्टिस और भी बढ़ाया। मैंने ये भी नोट किया कि वो उसका रिलीजियस प्रैक्टिस वैसे काफी एक अच्छे इंसान का प्रैक्टिस था, क्योंकि वो ज्यादा कुछ मांग नहीं रही थी भगवान से। उसने कभी किसी महाराज के ऊपर विश्वास नहीं रखा। सिर्फ वो अपनी पूजा करना, अपने एक आधा घंटा 1 घंटा भगवान के साथ गुजरना। लेकिन फिर भी वो बहुत अध्यात्मी थी, और उसे रिलीजन से कुछ मिला। इस और आपने रिलीजियस ये आपने नोट करवाया है कि जब पिताजी का रिश्ता बना तो माँ का पूजा में ज्यादा समय बीतने लगा। पढ़ते हुए मैंने किताब में नोट लिखा था कि पूजा घर हो या पखाना घर, यानी टॉयलेट रूम हो, मतलब थोड़ा स्पेस, थोड़ा एकांत, थोड़ा सोचने, थोड़ा बचने, जो महिलाएं पीटी जाती हैं वो तो और भी खास करके उनके लिए वो सब एक जैसा होता है। जी। तो ये एक, और उस घर में तो उसे एक अलग कमरा था पूजा करने के लिए, और इसलिए वो एक रेफ्यूज बना वो उसके लिए। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में खुद को बचाना या खड़ा रहना ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनकी उम्र भी ऐसी थी। वो 2 बच्चे तो बड़े थे, मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन 20
25 साल हुए थे तो उनकी मैम शादी को। मैम ये कहीं आप उस 2-3-4 वक्त साल ये समझ बनी कि धर्म जो है वो यहाँ पर जब आपकी माँ का ये प्रसंग मैं सुन रही हूँ, तो मतलब धर्म जो है एक तरह से ताकत भी की तरह से मतलब कि जो भीतर का ताकत है सरवाइव करने का, उसके टूल के रूप में एक क्या एस्केप आपने रूट है, ऐसे एक ऑब्जर्व किया? एस्केप रूट है, एक आश्रय स्थल है। जी। हाँ, हाँ, इसको ऐसे लेकिन वो भी ऑब्जर्व किया आपने? लिमिटेशंस मैंने देखा। मुझे लगा कि धर्म इस तरह किसी को शक्ति देना चाहिए, लेकिन वैसा ज्यादा हो नहीं रहा था। वो एक प्रकार बोले तो मेरी माँ वैसे उसको स्ट्रेंथ एक डिग्निटी के साथ फेस किया, ये सच है, लेकिन फिर भी अंदर से उसे जो सफरिंग हुआ, वो सफरिंग कुछ कम नहीं हुआ। और प्रैक्टिकली उसको डिवोर्स लेना या अलग होना ये भी संभव नहीं था उस समय। तो फिर ये रिलीजन कैसा पेट्रियार्की को सपोर्ट करता है। पिताजी को किसी ने अपनी गलती नहीं दिखाई, उनको लगा थोड़ा सा बाहर से उनके ऊपर एक नजरिया आई थी। और जब मेरे बड़े भाई की शादी तो तय हुई, अरेंज मैरिज हुई, तो वो दूर रहे। माँ को भिजवा दिया भारत में, और आप बातचीत कीजिए। और उनको लगा कि अगर मैं जाऊं तो मुझे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा मैं ऑब्जर्व कर रही थी। मेरी उम्र तो कम थी, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन, और सब उसके लोग ऊपर छिपा रहे थे, सब लोग वही आदर दे रहे थे जो पिताजी को। जी, आपने वो जिक्र किया। अच्छा, आपने मैडम हैप्पी फैमिली और अनहैप्पी फैमिली, ये दो फैमिली, तो ये ज्यादा स्पष्ट और करेगा इस पूरे उसको। और ये सब प्रसंग अनहैप्पी फैमिली के भीतर आया है, और एक जी हैप्पी फैमिली का कंसेप्ट है जिसमें महिला ज्यादा बर्डेन्ड होती है, ज्यादा बर्डन ढो रही होती है। तो इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करिए। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल जब हिंदुइज्म का ग्लोरिफिकेशन होता है तो हिंदू फैमिली कितनी अच्छी है ये बताया जाता है, और वो हिंदू फैमिली कैसे प्रेजेंट होती है। मैंने अतुल पेठे पे भी जो टिप्पणी की है वो वैसी है कि इसी एक प्रश्न बहुत पीसफुल माहौल, जहाँ शाम को आरती बोली जाती है, सब परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, और एक अगरबत्ती जाली जाती है, और सब माहौल अच्छा, और हमें सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। आप अच्छा बर्ताव जो कर रहे हैं वो एक ब्राह्मण परिवार के हिसाब से कर रहे हैं। आप आपके इंफीरियर्स के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये कहीं तो छिपाया जाता है, और ये सबकॉन्शियस में रहता ही है। ये एक उसकी साइड है। और ये फैमिली का ग्लोरिफिकेशन कि हाँ, पाश्चात्य देशों में तो डिवोर्स होता है, वहाँ फैमिली ब्रेकअप हो रही है। हमारी हिंदू फैमिली कैसी है? हिंदू फैमिली हमारे एक राष्ट्रीयता का हिस्सा है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है। और ये जो है ना ग्लोरिफिकेशन, उसमें जब फिल्म या टीवी में दिखाया जाता है तो अपर क्लास वेल ऑफ फैमिली दिखाई जाती है, अर्थात उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शंस और काफी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये औरत ने सब सैक्रिफाइस करके परिवार को इकट्ठा रखना चाहिए, ये जो दिखाया जाता है, इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा बोला है कि एक बल्कि उदार मैम पैट्रियार्क के नीचे सारी चीजें होती हैं जो। बल्कि संजीव जी और मैम, हम लोगों ने एक अच्छा खासा वक्त, जब वो टीवी शुरुआत में आया था तो हमने ढेर सारी वैसी फिल्में देखी थी जिसमें लड़की जो है वो आती है या कहीं किसी घर में खोकर चली गई और फिर सुबह सुबह वो तुलसी को जल देती है और पूरे घर के लोग जो है वो मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते हैं, और मतलब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इन सब चीजों से, इन सारे रिचुअल से बन जाती है, मतलब कि ये और बहू बन और सकती और है। बल्कि लगभग एकता कपूर के सीरियल्स में हर पुरुष को एक हाँ, प्रेमिका, दो पत्नी, ये सब के अधिकार भी मिले हुए हैं, तो संघर्ष आप होता याद है। करिए ढेर सारे अशोक कुमार जिसमें मतलब कि फादर की भूमिका में, फादर इन लॉ की भूमिका में बेनिवोलेंट होते थे, पैट्रियार्क, हाँ। उत्पल दत्त,
उत्पल दत्त हुआ करते थे, ये सारे तमाम उस तरह के कैरेक्टर होते थे और कई सारी फिल्में हैं। इसमें मैडम आपने एक प्रसंग में तुलसी को जल देने और आरती दिया दिखाने के प्रसंग में बात की है, उसमें थोड़ा मैं शेयर करूं कि ये जो कथा है वो पुराणों की कथा, उसमें वृंदा के नाम से तुलसी जो है वो विष्णु की पत्नी नहीं प्रेमिका है, यानी ये धर्म तो अलाउ करता है ऑलरेडी। और एक चीज और उसमें शेयर करता हूँ, मैं गया से आता हूँ, गया जहाँ पिंडदान किया जाता है, तो वहां जो पंडे हैं वो तुलसी को अपने पैरों पे डलवाते हैं, वो इसलिए कि वो खुद को विष्णु का के बराबर विष्णु का साढ़ू मानते हैं। अच्छा, तो तुलसी पूरे देश में कहीं भी सर पे रखी जाती है और भगवानों के भी सर पे रखी जाती है, वहां पैर पे रखी। तो देखिए ये पूरी कहानी कितनी खास पैट्रियार्कल और खास अलाउ करती है। बल्कि संजीव जी, साउथ में तो जो वरमाला डाली जाती है शादी के समय, वो तुलसी, वो एक तरह से तुलसी की माला होती है पूरे, और उसमें बीच बीच में फूल लगाया होता है। और जैसे पहले बीच में खत्म हो गई थी परंपरा, इन दिनों फिर ये वापस बहुत जोर शोर से लौट आई है कि वरमाला में लोग अब तुलसी की माला पहन रहे हैं। जी, मैंने जो वाक्य कोट किया है मराठी में कि दिवा लावला तुळशी पाशी, उजेड पडला विष्णु पाशी, तो हमारे एक्शंस जो रहते हैं और औरतों के एक्शंस रहते हैं, वो जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, उसका मतलब घर के पुरुषों की रक्षा होना, घर के पुरुष। तुलसी को, ये इसका मराठी का अर्थ हुआ कि तुलसी का दिया लग रहा है यहाँ पे, तुलसी के यहाँ दिया लग रही है तुलसी के यहाँ, और उजाला हो रहा है विष्णु के घर। विष्णु के घर, अच्छा। इसका तो आपने भी जो बताया ना, वो तुलसी की कहानी के रूप में नहीं, मतलब लोग तुलसी को जल डालते हैं, लेकिन ये कहानी नहीं पता है कि वो प्रेमिका है। जी। ये बहुत कम लोगों को पता है। और ये मैडम, आपने हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और युद्धोन्माद की जो बात की है, अब थोड़ा सा परिवार वाला तो लोग थोड़ा समझ गए होंगे, उसको डिटेल पढ़ें, किताब को पढ़ने से ज्यादा चीजें स्पष्ट होंगी। तो हमारे पास समय का भी रहता है, तो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और युद्धोन्माद की बात की है आपने, उसको थोड़ा करें। और उसमें एक प्रसंग आया है, मराठा जो आंदोलन हुआ था, और शायद इसी चैप्टर में है वो जो पगड़ी लगा करके, वो बाद में आता है, लेकिन शुरुआत जो आती है, क्योंकि मैं लिख रही हूँ ये किताब उसी समय ये पुलवामा सब हो रहा है, और इसीलिए मैं देखती हूँ कि एक जैसे सडनली ये एक युद्ध का माहौल तैयार होता है, और रूलिंग पार्टी तो उसको बहुत ही बढ़ावा दे रही है, और मैं थोड़ा सा उससे अलग हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैं बता रही हूँ कि जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ 1971 में, उस समय मैं इंग्लैंड में थी, और मैं कैम्ब्रिज के कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाली जो थी, वो कई इंडियन और कई पाकिस्तानी लड़कियां साथ साथ में रहती थी, और हम रेडियो सुनते युद्ध के बारे में। हमें कभी एक दूसरों को शत्रु या ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हम घर से दूर थे, हम एक कल्चर के थे, और हमें चिंता थी हमारे फैमिलीज के बारे में। और इसीलिए जब ये इंडिया पाकिस्तान बोलते हैं, और जब जैसे गुरमेहर कौर का मैंने वो एक कोट दिया है कि वो 21 साल की लड़की है, कारगिल वॉर में उनके पिताजी मारे गए, और बाद में वो बड़ी होती है, वो उस समय वो 2 साल की थी, और अब जब ये माहौल सब बन रहा है, वो रिएक्ट होती है, और उसने एक प्लेकार्ड लगाया कि वॉर, पाकिस्तान डिड नॉट किल माय फादर, वॉर डिड। और इसलिए वो पाकिस्तान को एनिमी मानने को तैयार नहीं है, वो एक पैसिफिस्ट पोजीशन ले रही है कि वॉर नहीं चाहिए, वॉर के कारण से मेरे पिताजी को मृत्यु आए। तो इस लड़की के ऊपर, जो उस समय 21 साल की थी, इतना ट्रोलिंग हुआ, और उसको रेप थ्रेट्स हुए, और ये सब कल्चर तब, तो मैं जब ये किताब लिख रही थी 2018 में, तो ये शुरू हो रहा था। अभी तो ये बहुत ही आगे गया है और बहुत ही कॉमन प्लेस हो गया है, उनकी एक आदत ही हुई है।
उनका एक कल्चर ही बन गया है। तो ये एक है। हालत तो ये है कि यूक्रेन युद्ध से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उसके हाँ, लिए भी यज्ञ हो रहा है, और पुतिन के लिए हो रहा है। मजेदार ये है। यस यस। तो उसके बाद मैंने महाभारत में के भी कई ये देखे हैं कि जब महाभारत की कथा कहलाई जाती है, और गीता जो हम हिंदू लोगों का पवित्र किताब माना जाता है, और जैसे क्रिश्चियन लोग बाइबल पे हाथ डालकर ये लेते हैं, शपथ लेते हैं, वैसे हिंदू लोग गीता को मानते हैं। और गीता में युद्ध की कहानी है, और गीता में एक प्रैक्टिकल अप्रोच युद्ध के बारे में बता रहे हैं, और खास करके क्षत्रियों का धर्म है युद्ध में खड़ा रहना, ये बता रहा है। दो चीजें हैं मैडम, एक हिंदी के बड़े कवि हैं दिनकर, राष्ट्र कवि माने जाते हैं, तो उनकी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं। न्यायार्थ है, अपनो गीता का अनुवाद है, गीता का प्रसंग है इसमें। न्यायार्थ है, अपने बांधवों को दंड देना धर्म है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। न्याय के लिए अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है। और एक कहावत है कि 12 बरस लो छत्री जिए, ये कुकुर जिए, और 13 लौ सियार। मैंने डॉग जो है 12 ईयर्स जीते हैं, और जो जैकल हैं वो 13 ईयर्स, और 18 बरसला छत्री जिए। 18 ईयर्स तक क्षत्रिय को जीना है, आगे जीवन धिक्कार, आगे जिएंगे तो वो धिक्कार है। यानी युद्धोन्माद उधर भी पुरुषों को जी, वो आपने बड़ा उसको आपने मनुस्मृति को भी शायद कोट किया है, या गीत। जी हाँ जी। तो यानी 18 तक आते आते मर जाना है लड़ करके। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी हम देख रहे हैं, उस समय भी देख रहे थे पुलवामा के कारण कि युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है, और पॉलिटिकली उसका यूज किया गया है। लेकिन हमारे पवित्र ग्रंथों में भी ये है। और लेकिन एक जो बात हमें 19वीं शताब्दी से दिखाई दे रही है कि इसमें मुसलमानों को एक टारगेट किया जा रहा है। और उस समय का एक प्राइम मिनिस्टर का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो अंदर के और बाहर के शत्रु है, उनके बारे में हम दक्ष रहने चाहिए। और इसलिए अंदर के शत्रु जो है वो इस देश में रहने वाले मुसलमानों को आप शत्रु मान जाए। और एक बात, आप पाकिस्तान के साथ युद्ध के बारे में बोलते हैं, और उसी वाक्य में, उसी पॉलिटिकल स्पीच में आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर भी हमारे शत्रु हैं, द मुस्लिम इज द एनिमी। और ये एक जो तैयार किया जाता है, मैंने थोड़ा सा उसका हिस्ट्री देखा है कि सच बोले तो बंगाल का पार्टीशन जब हुआ 1905 में, उसके बाद ये थोड़ा सा ये भूमि तैयार की जाती है कि मुसलमान अपने अधिकार मांग रहे हैं। जब हम ब्रिटिश राज्य के खिलाफ एक स्वतंत्र युद्ध कर रहे हैं, उस समय ब्रिटिश ये मेन एनिमी खड़ी नहीं रहती, लेकिन हमेशा हम इतने सालों से हम मुसलमानों के रूल में रह रहे हैं, और समहाउ फिर उनको एनिमी किया जाता है। और बाद में 1920s में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म होता है। और मैंने उस समय ये किताब लिखते समय मैंने बंकिम चंद्र की जी जो आनंद मठ उपन्यास है उसको पढ़ लिया। ओरिजिनल में नहीं पढ़ा, बंगाली नहीं आती मुझे, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ा। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वहाँ मुसलमानों की बात ज्यादा कही जाती नहीं है, लेकिन स्वातंत्र युद्ध की कथा उस
समय की कथा है, उस युग की कथा है, और उसमें सब जो सैक्रिफाइस करते हैं वो हिंदू है, और बाकी जो है वो पेरिफेरल है, और नीचे की जातियां जो है वो करप्ट भी होती है इस युद्ध में। जो क्षत्रिय है वो सब करेज दिखाते हैं, और जो ब्राह्मण है वो उनको आश्रय देते हैं, और महिलाएं और उनकी त्याग करती हैं उनके लिए, युद्ध के महिलाएं लिए। तो त्याग करती है, हाँ? महिला का यही काम है, त्याग करना, खुद को त्याग करना। तो एक और चीज नोट करवाया आपने आनंद मठ के बारे में, कि चूंकि उसमें मुसलमान शत्रु नहीं, अदर नहीं है, तो इसलिए उसके वो वंदे मातरम तो रिसीव कर लिया इस आइडियोलॉजी ने, लेकिन उसको जी क्योंकि आज के जो बात की जाती है वंदे मातरम को ग्लोरीफाई करते हुए, आनंद मठ की बात नहीं कही जाती, क्योंकि आप उसको पढ़ा तो उसमें मुसलमान इतना नहीं हमें मिलेगा। अदरिंग नहीं है उसकी। जी तो ऐसे आइडियोलॉजी हमारे धर्म के ग्रंथ जो है, एक ट्रेडिशन को कैसे डिस्टॉर्ट किया जाता है, हिस्ट्री को कैसे डिस्टॉर्ट किया जाता है, ये सब बातें मैंने थोड़ी इसमें आगे के एक प्रसंग में बड़ी अच्छी बात आपने और की है, वो है कि वो भी मुझे बहुत अलग लगी, कि ये जो हम दो हमारे दो है, पर हाँ, और वो मुसलमानों के बहुत बच्चे पैदा करने को लेकर जो चिढ़ है, एक तरह से एक जो गुस्सा है हिंदू मेल के भीतर, क्योंकि हिंदू कोड बिल के जरिए या कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उनको दो पत्नी करने का अधिकार छीन लिया गया, तो उसका भी आक्रोश है ये जो मुसलमानों के बच्चों पे सवाल उठते हैं, उनकी जनसंख्या पे जो सवाल उठता है, ये आपने बहुत एक अलग। जी हाँ, एक मैस्कुलिनिस्ट पोजीशन है ना। जी उस जी समय ऐसी भाषा बोल रहे थे जब हिंदू कोड बिल के बारे में डिबेट हुई ना, कि क्या ये मुसलमानों को तो आप 4 पत्नियां करने का एक फ्रीडम दे रहे हैं, और हमारे से वो छीन रहे हैं। और ये भी बात है कि औरत डिवोर्स में एक लीडरशिप, शी कैन इनिशिएट डिवोर्स, वो शुरू कर सकती है डिवोर्स की बात कई सिचुएशंस में, इससे फैमिली तोड़ी जाएगी। लेकिन पुरुष ने उसकी औरत को छोड़ दिया तो उससे फैमिली नहीं टूटती है ना। लेकिन अगर खुद औरत बोले कि इस परिवार में मैं नहीं सह रही, मुझे मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और मुझे डिवोर्स चाहिए, तो वो घटस्फोट बोला जाता है मराठी में, तो घर तोड़ने वाली औरत। और ऐसे ऐसे ही भाषा में उस समय डिबेट्स, वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स जो हुए हिंदू हुए कोड बिल में, और जी इसलिए बाबा साहेब आम्बेडकर को बहुत ही टारगेट किया गया कि एक दलित होकर भी वो हिंदू फैमिली को तोड़ रहे हैं। इस तरीके की आर्गुमेंट्स उस समय आई थी। जी जी एक आपने मिलिटराइजेशन, महिलाओं के मिलिटराइजेशन पे काफी लिखा है इसमें, तो इसको भी थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, हाँ, क्योंकि जिसमें वो ये सब हम प्रसंग देखते आता हैं है। कि ये सब मैस्कुलिनिस्ट हम साध्वी भाषा के, रीतम्बरा, मराठी महिलाएं, मराठा आंदोलन, ये सब प्रसंग आते हाँ हैं हाँ, ये मिलिटराइजेशन। ये आपको वो अच्छा लगा था क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। जी एक तो जब हमने बाबरी मस्जिद तोड़ने के समय भी काफी महिलाएं उसमें उतरी थी, और उस समय साध्वी रीतम्बरा थी जो इस भाषा में कि आप उन पुरुषों को उत्तेजित करने की कोशिश उनकी भाषा में हम देखते हैं। और हिंदू औरतें भी इसी तरह बहुत ही एग्रेसिव इसमें मुसलमानों के बारे में हिंसा करनी चाहिए ऐसे बोल रहे हैं, और इस भाषा में बोल रहे हैं। ये क्यों होता है और उनको कैसे इसमें खींचा जाता है? तो एक एक दो स्कॉलर्स हैं, पाओलो बचेता नाम की एक स्कॉलर है, उन्होंने राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेविका समिति, आरएसएस का वो जो विमेन्स विंग है, विमेन तो स्वयं सेवक नहीं हो सकते, क्योंकि विमेन को कोई नीति नहीं रहती खुद की। हाँ, वो सेवक सेविका हो सकते हैं।
सेविका समिति उनकी रह सकती है, राष्ट्र सेविका समिति। हाँ। तो ये सबॉर्डिनेट रोल उनको दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनको खींचा जाता है और इस आइडियोलॉजी के भाषक बोल के उनको एक भूमिका दी जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा है। लेकिन आपने उसकी सेक्सुअलिटी को भी लेकर के, शादी को लेकर और संबोधन में सबको बहने और उस पर बात की आपने उसमें। जी हाँ, वो काफी कॉम्प्लेक्स बात है, इस चर्चा में उस पे हम लेकिन ये तो है ये, और फाइनल चैप्टर में मैं इस पे ज्यादा आती हूँ, वो हम बाद में लेंगे कि मॉडर्न हिंदुइज्म में तो सेक्सुअलिटी के बारे में तो एक चुप्पी है और हम बातें नहीं कर सकते सेक्सुअलिटी के बारे में। अभी धीरे धीरे ये बदल रहा है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, और इसीलिए कभी कभी बहुत एक्सप्लिसिट बातें हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो है, लेकिन घर में जब कोई डिविएशन हो तो उसको छुपाया जाता है और सेक्सुअल टेंशन्स के बारे में कुछ बातचीत नहीं होती। और ये जो सब नजर से पीछे करना, हटाना और सबके ऊपर एक कवर लगाना, ये बात जो है ये बहुत ही डेंजरस है। और इससे भी तो खास करके औरतों के सेक्सुअलिटी को डिनाई किया जाता है, उनकी कोई अलग सेक्सुअलिटी हो। बाद में हम इसके बारे में इसकी बात करेंगे। नहीं, आपने चूंकि आरएसएस वाले प्रसंग में उनके संबोधन में वो बहनें होती हैं और सब शादीशुदा लगभग महिलाएं होती है, उसकी चर्चा एक प्रसंग। और मैम ने मैस्कुलिनिटी पे भी बात की है, जो है उसमें आपने मतलब रिलीजन और मतलब कि एक तरह से मैस्कुलिनिटी जो है स्त्रियों पे थोपी जा रही गई है इसके माध्यम से, या उनके अंदर वो सारे तत्व डाले गए हैं जो कि मतलब धार्मिक होने के साथ वो जो पुरुष के तत्व है वो महिला में आ जाना जो है वो एक नेचुरल बन जाता है, नेचुरल प्रक्रिया हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि पुरुष को एक खुद की एक मोरालिटी तो है ही नहीं औरतों में, और एक पुरुषी मैस्कुलिनिस्ट आइडियोलॉजी और वैल्यूज को आगे लेना, उससे उनको आइडेंटिटी मिलती है। जी। कास्ट के ऊपर एक चैप्टर है, अब हमारे पास समय शायद कम है, लेकिन नहीं, अभी हम लोग करेंगे बात। अभी हम लोग अभी 2-4 और सवाल हैं आपके, पहले तो किताब से ही है मैम। ओके, मिनिमम 20-22 मिनट बात करेंगे जी। तो इसके बाद कास्ट और एंटी कास्ट चैप्टर है, और ये भी मैंने थोड़े से पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें बताया है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि कास्ट के बारे में उच्च जातीय परिवार में बोला नहीं जाता एक्सप्लिसिटली, कम बोला जाता है। कभी कभी हमारे घर में ब्राह्मणों के बारे में कुछ आलोचना होती थी कि ब्राह्मण ऐसे कंजूस होते हैं, या ऐसी कई बातें जो हम जाति के इसमें बोलते हैं। लेकिन जब मैं औरंगाबाद में रहने को आई तो ये जाति का सवाल बहुत ही खुला खुला मुझे नजर में आया कि जैसे एक्चुअली कॉलेजेस हर रिलीजन के अलग अलग कॉलेजेस हमें दिखाई दी कि ब्राह्मणों के ये कॉलेजेस है, मराठा विद्यार्थियों के लिए ये कॉलेजेस है, दलितों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने खुद मिलिंद कॉलेज शुरू किया था, और उनका कहना था कि सिद्धार्थ कॉलेज जो मुंबई में था और वो सोसाइटी जो थी उसके हिसाब से ही औरंगाबाद में कॉलेज शुरू करे। और उसके लिए उस समय ये इवन हैदराबाद भारत में आने के पहले ही उस समय हैदराबाद के निज़ाम ने उनको ज़मीन भी दी थी और एक बड़ी जगह उनको मिली, यूनिवर्सिटी बाद में आई, लेकिन ये मिलिंद कॉलेज के लिए उन्हें काफ़ी जगह दी गई। और उनका कहना था कि सिर्फ मराठवाड़ा रीजन में नहीं लेकिन विदर्भ रीजन के भी
विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। ये तो बात है, ये एक दलितों का कॉलेज और कॉलेजेस रहे, ब्राह्मणों के रहे, मराठा विद्यार्थियों के, और हम देखते हैं कि जो नोमैडिक ट्राइब्स है उनके भी कॉलेज अलग। और ये बहुत ही अजीब बात मुझे लगी कि कॉलेजेस को भी बांटा जाता है। इस चैप्टर में आपने दलित असरसन को लेकर के जो भाषा और रिसेप्शन है वर्चस्ववादी समाज में, पर उसमें बीबीसी की एक खबर और 2 खबरों का जिक्र किया है। तो उस पर, और अभी एक घटना भी घटी है, वो दलित असरसन ही है, उसकी हत्या होती है जितेंद्र पाल मेघवाल की राजस्थान में। ये हम लोग 2-3 दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं। जी मैडम। तो हाँ, ये इसमें मेन आर्ग्यूमेंट जो है कि मुसलमान ये एक्सटर्नल एनिमी, मुसलमान हमारे शत्रु है, ये हमारे में से नहीं है, लेकिन दलित हमारे से ही है, दलित हिंदू ही है, लेकिन उनको उनकी जगह समझनी चाहिए, और अगर वो उनकी जगह भूल के खुद को असर्ट करते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए और उनको ये शिक्षा देनी चाहिए, उनको सिखाया जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब दलित असर्शन कल्चरल स्फीयर में भी होता है, और जब 1956 के बाद दलितों ने बौद्ध धर्म स्वीकारा, उस समय भी वो बौद्ध धर्म के प्रैक्टिसेस के बारे में और इस बौद्ध कम्युनिटी के मजाक उड़ाना या उसको नजरअंदाज करना, इस कई तरीके हैं उसको इग्नोर करना। वो एक खबर का जिक्र किया आपने कि वो टीस के विद्यार्थी या कोई टीसी है शायद कि दलित विद्यार्थियों ने कोई कार्यक्रम किया, तो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। ये भाषिक स्तर पे आपने बताया उसमें। हाँ, ये मैंने एक सिंपल उदाहरण है कि हमें काफी, मैंने जब इंटरव्यूज लिए हैं स्टूडेंट्स के, तो वो कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहते हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, उसका डोमिनेशन उच्च जातीय विद्यार्थियों से किया जाता है। और मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में उस पर प्रोफेसर थी, और कई दलित बहुजन विद्यार्थियों ने एक कार्यक्रम किया था और उसका एक फेवरेबल रिपोर्टिंग आया, लेकिन उसका एक वाक्य था कि टाटा इंस्टीट्यूट इन दलित बहुजन स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म दे रही है, उपलब्ध करके दे रही है। अगर ये उच्च जाति के स्टूडेंट्स ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया तो प्लेटफॉर्म ऐसा दिया नहीं जाता ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी कौन है, यूनिवर्सिटी उसकी स्टूडेंट्स ही है ना, वो उनका ही प्लेटफॉर्म है ना। लेकिन ये दलित बहुजन स्टूडेंट्स का वो उनका प्लेटफॉर्म नहीं है। और इस चैप्टर में आपने आखिरी तो जी हाँ, आप बात पूरी करें मैडम। हाँ, ये एक भाषा में कभी कभी सटल, ये जो सूक्ष्म बातें होती है कि हम अज्यूम करते हैं कि यही ऐसा है, ऐसा ही होना चाहिए, ये कास्ट के कारण है। इस चैप्टर में आपने आखिरी तौर पे कहा कि हिंदुत्व का मुख्य टारगेट मुसलमान नहीं है, वो मूलतः दलित और स्त्रियां हैं। ये स्ट्रक्चर हम उसमें तो कुछ बाधा नहीं आ, थोड़ा सा इसको मैम से समझना चाहेंगे ताकि ये स्पष्ट हो लोगों को भी कि कैसे जो है हिंदुत्व तब, जबकि अभी बात ही इसकी हो रही। हाल ही में हमने चर्चा भी की थी उनकी किताब पर, बद्रीनारायण जी की किताब पर अभी हाल ही में हमने चर्चा की है, रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हाउ द संघ इज रीशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी। तो ऐसे में और भी जानना जरूरी होता है कि क्योंकि उनका आर्गुमेंट है कि आरएसएस दलितों के बीच काम कर रहा है। हाँ। और आपका आर्गुमेंट है, आपकी स्थापना है बल्कि कि ये मूलतः दलितों के खिलाफ एसिमिलेट कर रहा है। उनका आर्गुमेंट है कि एसिमिलेट कर रहा है, और आप कह रही हैं कि मुस्लिम्स जो है उसको अंततः दुश्मन जो है दलित ही हैं। तो थोड़ा दलित और महिला जी, दलित और महिलाएं, क्योंकि आपका जो हिंदू धर्म का स्ट्रक्चर है उसमें दलित और महिला इनको सबऑर्डिनेट रखना ये बहुत जरूरी है। ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही है, और इसको प्रोटेक्ट करना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं का और दलितों
का संरक्षण कर रहे हैं। और ये कैसे आगे लाया जाता है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है। और सीधी सीधी बात की, जो कैलेंडर का मैंने पॉलिटिक्स ऑफ द कैलेंडर बोला है कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा, वो कौन सा दिन उन्होंने चुना, 6 तो दिसंबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण का दिन ही चुना उन्होंने। और जब उन्होंने जब भारत ने ये एटॉमिक बॉम्ब के लिए बुद्ध पूर्णिमा ये दिन चुना, और बुद्धा स्माइलिंग, ये स्माइलिंग, और वो डेट भी वो थी, वो डेट भी हम जब देखते हैं वो बुद्ध पूर्णिमा थी, और इसीलिए ये नाम आया कि बुद्ध स्माइलिंग। और बाद में भी जब दूसरा बम फटाया जाता है, उसी समय भी ये बुद्ध पूर्णिमा चुनी जाती है। ये जो स्ट्रेंज पॉलिटिक्स है कि आप जो फिलॉसफी दलितों ने अब अपनाई है, उसको भी आप कैसे निगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पवित्र दिनों को भी आप कैसे खराब करने की, उसको भी उसके ऊपर उसकी स्मृति को ही बदल दे रहे हैं, उसकी स्थापना को ही बदल दे रहे हैं। पैरेलल आयोजन हो रहे हैं, पैरेलल कार्यक्रम, ब्लैक डे मना रहे हैं आप, दूसरा समूह ब्लैक डे मनाने लगता है और ये समूह और जो मूल बाबा साहब का उससे जुड़ा हुआ है वो विस्थापित हो जाता है। मैडम, वो आप मराठों के बारे में भी कह रहे थे, जैसे कि अब जैसे कि 14 फरवरी है वैलेंटाइंस डे, तो फिर उसको मातृ पितृ दिवस, और फिर जैसे तुलसी दिवस हो गया, मातृ पितृ दिवस, और फर्जी तरीके से भगत सिंह का जन्म दिवस, भगत सिंह का भी ऑप्शन, और वो बच्चों के लिए जो प्रेम का दिवस है उसका भी ये। हम लोग अभी और बात करेंगे, बहुत सारी ऐसे कुछ बिंदु हैं जो स्पष्ट होने चाहिए और इस किताब के को लेकर के भी, और इससे डिस्कोर्स खुल रहा है कि हो क्या रहा है अभी के समय में। इस किताब को हमने इसीलिए चुना था, हमारे साथ जो लगातार इस कार्यक्रम को देखते हैं वो समझ रहे होंगे कि हमने किस तरह से इस समय को समझने के लिए अलग अलग माध्यम अपनाए। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। इस किताब में बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, कंपोजिट कल्चर जो औरंगाबाद का रहा है और कैसे वो डिस्टर्ब हुआ है, वो सुनेंगे भी थोड़ा सा इनसे, तो वो प्रसंग आता है, मराठा वाला वो बात कर ही रही है, और कैसे स्टेट इन बिल्ट फॉर्म में वो सेकुलरिज्म को चोट पहुंचाता है, वो एक बार्डन के रूप में इन्होंने अनुभव लिखे हैं, तो हम उसको भी सुनेंगे। और आखिर में एक आपत्ति पे बात करेंगे जो हमारे वो हम क्लियर होना चाहेंगे, जो ओबीसी को लेकर के एक जो इनका इंट्रो में और आगे भी इनकी व्याख्या, उस पर हम बात करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बहुत ध्यान से मेरी किताब पढ़ी है और उसमें से कुछ पॉइंट्स जो आप उठा रहे हैं, ये अच्छा लगा मुझे एक ऑथर के। जी, हमारा मूल उद्देश्य है कि हम अपने समय को समझें, किताब को समझें, एक और इसको भी समझें कि एक अपर कास्ट हिंदू वुमन क्यों लिख रही हैं, व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू वुमन। हाँ, और तो जब से ये शीर्षक के साथ ही ये एक काउंटर क्वेश्चन मेरे अंदर भी मतलब चल रहा है, तो मैं इसका भी समाधान आपसे जरूर चाहूंगी कार्यक्रम के अंत तक आते आते, कि आप जैसे कोई और रिलीजन होता तो आप वही लिखती, जैसे कि व्हाई आई एम नॉट अ मुस्लिम। उसके तत्व हैं इसमें मनोरमा, वो जवाब भी देंगी और उसके तत्व भी हैं इसमें। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्रिश्चियनिटी और उसके बारे में, इस्लाम के बारे में लिखा है। जी, खैर, तो ये भी आखिर तक इस एक पॉइंट पे भी हम आपसे मतलब हम इस उलझन को भी सुलझना। तो 2-4 बिंदुओं पे और बात करेंगे। सबसे पहले वार्डन वाली बात आप करें कि कैसे सेकुलरिज्म को उसको जो स्टेट है वो कैसे, जी, हिंदुत्व और स्टेट और नेशनलिज्म कैसे इनबिल्ट है डे टू डे प्रैक्टिस में, एक वार्डन के रूप में आपने चिन्हित किया है। जी, 10 साल का विकास क्रम भी दिखाया है उसमें आपने। वो जो सरस्वती पूजा को लेकर के जो प्रसंग है। हाँ, सॉरी, मैं भी अभी काफी दिन हुए ये आप ऐसे पॉइंट्स। मुझे तो मैंने तो इस किताब को चुना था धम्मसंगनी का फेसबुक पोस्ट देख करके। जी, हाँ, तो वो प्रसंग है आपका कि आप जब पहली बार वार्डन होती हैं और जो पूजा के लिए और दूसरी बार तो वो हो ही गया, जो आपने रोका वो हो गया। जी, वो प्रसंग आप बताएं। हाँ, वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि आई थिंक 1989 में मैं पहली बार वार्डन हुई थी, और उस समय कई लड़कियों ने
ऐसा एक शुरू किया कि हम गणपति बिठाएंगे हमारे हॉस्टल के मेन हॉल में। तो उस समय मैंने आर्ग्यूमेंट किया कि ये नहीं ठीक होगा, क्योंकि ये एक सेक्युलर हॉस्टल है, गवर्नमेंट के पैसों से ये और ये एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर गवर्नमेंट ने खड़ा किया है ये हॉस्टल। यहाँ सिर्फ हिंदू लड़कियां नहीं रहती हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित लड़कियां रहती है जो गणपति को नहीं मानते, और इसीलिए आप प्राइवेटली कर सकते हैं। वो भी आपके रूम पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं हो तो आप गणपति की मूर्ति पूजा कर सकती है आपके रूम में, लेकिन इस कॉमन प्लेस में मैं ये नहीं अलाउ करूँगी। और उस समय मुझे बहुत विरोध भी नहीं हुआ, उन्होंने मेरी बात मानी। अगर शायद कोई पुटपुटा हुआ होगा, लेकिन एक्सेप्ट किया गया। 10 साल बाद मैं जब फिर से वार्डन हुई तो ये प्रैक्टिस तो ऑलरेडी कॉमन प्लेस हुई थी कि हर साल गणपति बिठाया जाएगा। और उस समय मैं ज़्यादा विरोध नहीं कर सकी, लेकिन मैंने एक मीटिंग ली और लड़कियों को ये सिर्फ कहा कि आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे सबसे, क्योंकि गणपति के लिए वो खर्चा जो आएगा वो लड़कियों से लेते हैं, और फिर कोई सेलिब्रेशन करते हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स करते हैं, कोई डेकोरेशन करते हैं, तो ये वॉलंटरी रहना चाहिए। आप किसी के ऊपर इसका कंपल्शन नहीं कर सकते हैं। और बाद में कई बौद्ध लड़कियां मेरे पास आई और बोली कि शुक्रिया, ये आपने कहा वो हमें अच्छा लगा। लेकिन ये माहौल बदला था। मैं सेक्युलरिज्म के बारे में 89 में बोल सकती थी, 2000 में मैं नहीं बोल सकती थी। तो हो गया, तो दरवाजे पे लग चुका था, और आप कुछ करने की स्थिति में नहीं थी सिवाय इसके कि जी। और आपने वही फिर जी, मराठा आंदोलन भी उस समय चल रहा था, और उसी समय यही फिर से ये औरतों को सामने खड़ा किया जा रहा था। थोड़ा सा माहौल अलग था। उनकी भाषा इतनी भी जिसको हम वॉर मंगरिंग ऐसा कहते हैं वैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो पुरुष पहनते हैं वो फेटा बांधना और मोटरसाइकिल चलाने वाले लड़कियों को आगे करना, लेकिन वो सब मराठा आंदोलन में एक तो दलितों के खिलाफ एक आवाज थी, और दूसरी बात सचमुच मराठा समाज में औरतों को जो दिक्कतें हैं, उनके ऊपर जो कंट्रोल्स है और जो फ्रीडम उनको नहीं मिलती है, उसके बारे में कुछ भी बात नहीं थी। इनको एक सिंबॉलिक लाया गया, और वो भी एक पुरुष के चेहरे के साथ, एक पुरुष के पहराव के साथ उनको ऐसा सामने लाया गया। ये बहुत अजब बात मुझे लगी। और वो इशू था कास्ट को लेकर के महाराष्ट्र में, वो वहाँ मुसलमान अदर नहीं थे, दलितों के खिलाफ ज्यादा था उसमें। और किताब को पढ़िए, इसमें काफी डिटेल में बात करती हैं वो, खास करके महाड़ आंदोलन के दौरान बाबा साहब का जो संबोधन है महिलाओं को लेकर के, तो किताब बहुत कुछ खोलेगा। 1 घंटे की बातचीत जी। और यहाँ महाराष्ट्र की बात पे जैसे गणेश जी मोतीलाल जी ने एक टिप्पणी की है, और आप लोगों ने महाराष्ट्र की बात की, तो मुझे भी ध्यान आ रहा है कि महाराष्ट्र से गणेश जी और फिर क्या बोलते हैं आपको मंगल सूत्र और साईं बाबा का जो है, जो हम लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। हमने अपने सामने साईं बाबा के फॉलोअर बढ़ते हुए देखे, बल्कि अपने घरों में हमने साईं बाबा के फॉलोअर देखे जिनका हम नाम नहीं जान रहे थे अपने बचपन में। जी हाँ। और उल्टा भी है ना, कड़वा चौथ जो है, किताब में गणेश वाले मसले पे बात की है, तिलक के उस पे जी। नहीं, लेकिन महाराष्ट्र का जो ये प्रगतिशील आंदोलन था वो नहीं पहुंचा हमारे यहाँ ऐसे जो लोगों और अभी वो प्रगतिशील नहीं रहा है अभी। वैसे वो उसका नेचर नहीं रहा है। और अब नहीं, ये कह रही है कि महाराष्ट्र के कुछ ऐसी चीजें तो पहुंच गई, वहां के प्रगतिशील आंदोलन नहीं पहुंचे, ये कहना आंदोलन नहीं, जहां जिसमें इन सब की बात हुई वो नहीं पहुंचा। सिर्फ रिलीजियस सिंबल पहुंची।
और जैसे हाँ महाराष्ट्र में करवा चौथ कभी पाला नहीं जाता था, अभी ये बहुत जी ग्लोरीफाई कर रहा है सीरियल्स में, फिल्मों में। और सभी अब जगह, बल्कि हमारे यहाँ अब कोई शादी बिना मंगलसूत्र के होती नहीं है, जबकि अभी से 30 साल पहले हम चले जाते, 25 साल या 20 साल भी पहले चले जाते थे, तो ये ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, ये तो जी इस तरह हाँ की मनोज चीजें हैं। जी। हम लोग कमेंट्स बाद में लेंगे। एक दो सवाल जी और रह गया, सवाल मतलब किताब को एक्सप्लोर कराने का। वो है, आपने औरंगाबाद के कंपोजिट कल्चर पे काफी लिखा, उसी में आपने नामांतर आंदोलन की चर्चा की है, और वो कैसे आप इवॉल्व होती हैं कास्ट को लेकर के। एक आप मार्क्सिस्ट अप्रोच, नास्तिक अप्रोच और अपर कास्ट अप्रोच से वो कैसे, और शरद जी पाटिल के उसमें जाती है। लेकिन खैर मूलतः तो कंपोजिट कल्चर पे आप बात करें कि और वो कैसे बिगड़ा। आप और भी बात जी हाँ। करती हैं, लातूर की भी बात करती हैं, लोग साथ रहना नहीं पसंद करते, मिक्स कॉलोनियां खत्म हुई, तो वो थोड़ा सा जो आप जी क्योंकि हम जब 1980 में रहने को गए औरंगाबाद में, उस समय इनर सिटी में हिंदू और मुसलमानों के घर साथ 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 में थी। लेकिन इन एक 20-30 सालों में हर बार जब रायट हुआ, दंगा हुआ, तो लोग डर के मारे सेपरेट हो जाते हैं। और फिर अब मुस्लिम कॉलोनीज, दलित कॉलोनीज, ये अलग। और हम बाद में ये भी देखते हैं कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन मुस्लिम एरियाज और दलित एरियाज को निगलेक्ट करती है। वहाँ रास्ते ये नहीं ठीक नहीं किए जाते हैं, यहाँ वाटर सप्लाई ये नहीं है, कचरा भी नहीं साफ किया जाता। और जानबूझकर। फिर कहा जाता है कि ये लोग कैसे रहते, देखो उनका माहौल कैसा है। ये सब धीरे धीरे होता है और ये बदल, और सब पूरा शहर का चेहरा ही बदल जाता है। जिस शहर में लोग, क्योंकि बहुत लोग थे सीनियर लोग जब हम रहने को गए, जिनकी पढ़ाई उर्दू में हुई थी निज़ाम के राज्य में। और सच है कि वो बहुत अच्छा रूल था, अच्छा राजा था, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन उस समय, नेहरू के समय भी, जब हैदराबाद को इंडियन यूनियन में लिया गया, उस समय आर्मी ने काफी इनोसेंट मुस्लिम्स की हत्या की, और इसके बारे में कोई बोलता नहीं। मैंने जब एजी नूरानी की किताब पढ़ी तो मुझे मालूम हुआ। तब तक मुझे किसी ने भी, हिंदू या मुसलमान ने, मेरे साथ इस बारे में कभी एक शब्द नहीं बोला। और हमारे हिस्ट्री के कई पेनफुल बातें कैसी छिपाई जाती है, और उसमें से पोलराइजेशन बढ़ ही जाता है, सचमुच ये। और मेरी भी समझ जैसी इन 30 सालों के दरमियान हम आगे आगे मेरी समझ भी बढ़ सकती है। जी, और वो इवॉल्व हुआ, आप बताती भी हैं, वहाँ राय साहब कस्बे, राव साहब कस्बे और तमाम वो लोग थे बहुत उन्होंने। पहले, जब मैं जी संगमनेर कॉलेज में थी, संगमनेर उस में थे समय जी। बाय चांस मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। और तो इस और किताब में लेकिन बहुत कुछ मिलेगा, आप लोग पढ़ें और पढ़ करके ज़्यादा समझ में आएगा। फेमिनिज्म को लेकर के जो स्त्रीवाद ने बहुत हिचक के साथ बाद में जाति के सवाल को इनकॉर्पोरेट किया है, उस पर बात होगी। ब्राह्मणवाद और पेट्रियार्की के आपस के जो अंतर्गुंफन है, जो उनका रिश्ता है, उस पर बात होती है। मिलिटेंट एलिमेंट जो हिंदुत्व में है, उस पर बात होती है। और इसीलिए एक अपर कास्ट हिंदू औरत घोषित कर रही हैं कि आई एम नॉट अ हिंदू वुमन, मैं हिंदू स्त्री नहीं हूँ। एक सवाल लेंगे, उसके बाद दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। और वो सवाल भी है और एक टिप्पणी भी है हमारी। वो ये है कि आमतौर पे एक जो नोशन है, एक सामान्य नैरेटिव है कि ओबीसी के बीच, जो हम लोगों ने रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व में भी बात की, कि दलितों के बीच आरएसएस का काम बढ़ रहा है और उसको वो अपने साथ असिमुलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। वैसे ही ओबीसी के कम्युनलाइजेशन को लेकर के एक धारणा है, और ओबीसी इनके हिंदुत्व के वाहक हैं, ऐसी एक धारणा है। लेकिन पैरेलल ये खास फैक्टर है, जब बहुत बड़ा पैकेट भारत में जो प्रैक्टिस होगा, जो कुछ भी प्रैक्टिस होगा, इवन डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रहा है, तो वो ओबीसी के बीच ही प्रैक्टिस हो रहा है। ओबीसी बड़ा चंक है,
इसके अलावा दलित हैं, ब्राह्मण हैं और तमाम। तो उस बड़े चंक का डेमोक्रेसी में महत्व है और वहां ये भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसको नोट किया जाना बहुत जरूरी है कि ये ओबीसी ही है जिसने कमंडल की यात्रा को रोका, उत्तर भारत में भी रोका, और आज जहां ओबीसी पॉलिटिक्स सेंटर में है तमिलनाडु में, वहां आप देखिए कि इनकी आरएसएस और बीजेपी की अभी तक पहुंच नहीं बन पाई। या तो ये चीज ये मुझे दिखा कि आप जो पॉपुलर नोशन है, खास करके लेफ्ट के साइड से ज्यादा आता है। एक छोटी सी कहानी शेयर करके मैं ये सवाल तो शायद ज्यादा ये मैं अपनी बात ना पाऊं कि पटना में हमारे प्रेम कुमार मणि, हम सब के बड़े प्रिय, हम सब उनको बड़े चिंतकों में मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने एक कहानी बताई और कई बार लिखा भी है उन्होंने कि पटना में जब बीजेपी ये आडवाणी गिरफ्तार हुए तो पटना में मार्क्सिस्टों की एक सभा हुई और मार्क्सिस्ट लेखकों की खास करके, और उन्होंने कहा कि हमने जो है फांसीवादी सांप्रदायिक फांसीवादी को तो रोक दिया है आडवाणी को गिरफ्तारी के बाद, अब हमें जातिवादी फांसीवादियों से लड़ना है। लेकिन जो आपने अपनी किताब में उसकी चर्चा की है कि उनकी उसको कास्टिज्म माना जाता है, तो लेकिन वो गिरफ्तार करने वाले लालू प्रसाद, तमाम ओबीसी फैक्शन में उसके साथ टकरा रहा है, और आप बात कर रहे हैं कि अब आपको जातिवादी फांसीवादियों से लड़ना है। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि डायकोटमी रही है और चिन्हित करने में चुक जाते हैं। जी संजीव जी आपने जो बात कही तो उससे एक लग रहा है एक फुल सर्कल पूरा हुआ है कि ओबीसी जो है उसने कमंडल को रोका, है ना, और फिर अभी जो है वो हिंदुत्व को के रिपब्लिक को एस्टैब्लिश करने का जी नहीं, साथ साथ पैरेलल काम चला। इसीलिए एक जो नैरेटिव है, इस पर काम होने की बहुत जरूरत है, और वो नैरेटिव रिसीव मैडम ने भी कर लिया है। साथ साथ चला 90s में ही कमंडल तो उमा भारती, साध्वी रीतंभरा और कल्याण सिंह और इनके हाथ में थमाया गया था। तो डेमोक्रेसी है ये डेमोक्रेसी में उस पैकेट में दोनों काम कर रहे हैं, और ये दोनों ही टेंडेंसीज काम कर रही है। सेकुलरिज्म भी वहां है और इन लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में भी बोलना चाहिए। यानी कि मतलब ये दो जी मुझे ये लगा, थोड़ा सा मुझे लगा कि ये होना चाहिए। सर्कल नहीं है ये, मतलब पैरेलल चल रहा है साथ में। जी। और आखिरी तौर पे आपको आपके ब्राह्मण होने या अपर कास्ट होने, सीकेपी होने को चिन्हित करते हुए जो शरद पाटिल वाला जो समूह था, वहां उसने आपकी जाति पे सवाल उठाया, तो उसको आपने थियराइज किया है कि वो थोड़ा सा गुट में ये उस समूह में डिस्टरबेंस आया था, वो थोड़ा कमजोर पड़ा था। तो वो बात करते हुए हम लोग कुछ सवाल ले लेंगे दर्शकों के। जी और टिप्पणी आप संक्षिप्त वो क्या प्रसंग था शरद पाटिल वाला जो आप याद कर पा रही हो? तो नहीं मैं ये अब इन जनरल में बोलूंगी कि क्या है, जब जाति के विरोध में भी कई संगठनाएं काम कर रही हैं, और जब हम कहते हैं कि जात और पितृसत्ता ये साथ में काम करती है, तो इन दोनों के खिलाफ लड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि एक ये हमारे जातीय स्ट्रक्चर को इसे बहुत कठिन करता है, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट जाति हैं उनके पुरुषों में एक कमी होने का महसूस करना, ये ब्राह्मणी पितृसत्ता कहती है। इसीलिए हमें ये ब्राह्मणी पितृसत्ता इसको कहना चाहिए कि अलग जातियों के पुरुष अपने औरतों को सुरक्षित रखने में कमजोर हैं, और ये दिखाना, और आप पुरुषी कम है, ये एक भावना उनमें उत्तेजित की जाती है, और इसके खिलाफ लड़ना और एक स्त्रीवाद का माहौल आगे बढ़ाना, क्योंकि एक अभी मैंने किताब में ये लिखा है या नहीं मुझे अब याद भी नहीं है कि अपर कास्ट फेमिनिस्ट्स जब एक रिबेलियन करती है तो घर के अंदर उनके हाउसवर्क करने में नौकर रहते हैं, औरतें ज्यादा करके ओबीसी जाति की, दलित जाति की औरतें काम करने वाली रहती मुझे लगता है थोड़ा प्रसंग है ये। हाँ, जी। और उनके घर के पुरुषों के साथ उनको बहुत लड़ना नहीं पड़ता। एक थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बातें हुई और थोड़ा सा कभी कभी काम किया, काम में थोड़ा सा हाथ लगाया तो भी पुरुष प्रोग्रेसिव हो सकता है। लेकिन आप ओबीसी फैमिली में देखें तो सर्वेंट्स नहीं रहते हैं,
फिर भी उनके ऊपर बहुत एक काम लगाया जाता है। मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया जब औरंगाबाद में रहते हुए पहले हमने जो छोटा फ्रिज खरीदा, तो मेरे ऊपर बहुत ही आलोचना हुई कि क्या ये, और आप 2 बार खाना नहीं बनाएंगी। और हमारे घर में तो हमारी औरत तो 2 बार हमें ताजा खाना खिलाती है, और ये हमारा बेचारा दोस्त, उसको ऐसी बीबी मिली जो फ्रिज में खाना रखकर उसको दोबारा खिलाएगी। ये जो एक है ना, देखिए ये इसके प्रसंग आया तो खिलाफ सर मैडम ये प्रसंग आया है तो मैं दर्शकों को बता दूं कि वंदना सोनालकर जी ने इंटरकास्ट मैरिज किया है था, और इनके पति कुनबी समुदाय से आते रहे जी, जो ओबीसी तो समुदाय है। ओबीसी ये समुदाय सब है। पैरेलल उत्तर भारत में